for finding the surface area, what we will do, we know the formula for the surface area. Now आपको हमने पहले क्या बताया हुआ है कि जब surface area के आगे कोई word नहीं लिखा होता तो it does mean कि total surface area की हम बात कर रहे हैं. अब इसमें ये चीज का ध्यान देना है कि ये जो कोन्स हैं इनके बेसिस जॉइंट है. तो जब इनके बेसिस जॉइंट है मींस जो आपको इनका पोर्शन विजिबल होगा दैट विल बी दिस. इधर आपका बड़े वाला कोन आ जाएगा और इस साइड पे आपका छोटे वाला कोन आ जाएगा. दिस इज द बिगर कोन एंड ऑन दिस साइड यू आर हैविंग द स्मॉलर कोन. तो आपका जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करोगे, जब आप सरफेस एरिया की बात करोगे इसके, तो दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, क्योंकि इनके दोनों के बेसिस जो है वो आपने ज्वाइन किए हुए हैं. सो लेट्स फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन. So surface area of double cone. Now, अभी यहाँ पे हम curved surface area की बात कर रहे हैं, तो this is curved surface area of bigger cone plus curved surface area of smaller cone. You know the formula for the curved surface area, that is pi RL. So 22 by 7 into R is 12 by 5 into L. L जो है bigger cone के लिए, this is the slant height, so that is given to be 4 centimeters. So put the value 4 over here. Then plus curved surface area of the smaller cone. Curved surface area of smaller cone again pi RL. So 22 by 7, R is again 12 by 5 into. For the smaller cone, the slant height is given to be 3 centimeters. So put the value 3 over here. Now 22 by 7 into 12 by 5 we will take as common. So we are left in the bracket with 4 plus 3. So 7 and 7 will get cancelled. So after simplification you will get this value to be 52.75 centimeter square. Simplify karke you will get it as 52.75 centimeter square. So this is the curved surface, this is the surface area of the double cone, which is equal to the curved surface area of the bigger cone plus curved surface area of this smaller cone. You know the formula, put the values and get your answer. Its unit is centimeter square. I'm writing it over here. So this is centimeter square. So this was your question number 2. Now moving on to question number 3. Before that, discussing question number 3, you would have seen कि जब आपके मम्मा ने दिवाली पे दिए वगैरह जलाए थे, दियों को जलाने से पहले हम क्या करते हैं, उनको पानी में डिप करके रख देते हैं. What is the reason behind that? Any one of you can tell? Any one of you? कि जो हम दिए जलाने से पहले उनको पानी में भिगोते हैं, उसका क्या रीजन है? You can raise your hands if anyone knows the answer. Being a science student, you should know the answer. बेटे दिए जब आप भिगोते हो, डिप करते हैं मम्मा, तो दिए जो हैं यू नो कि मिट्टी से बने होते हैं. उसमें क्या होता है, जब आप उनको डिप करते हो वाटर के अंदर तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अगर आप उनको डिप नहीं करोगे वाटर के अंदर, पेंटेड नहीं है वो, तो क्या होगा कि जब आप उसमें ऑयल डालोगे वो दिया जो है वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा और उतना ही वो मतलब जितना उसने पानी एब्जॉर्ब करना है उतना वो एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसने ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया तो जितना आपने डाला था अकॉर्डिंगली कि इतनी देर दिया जलेगा, तो उस हिसाब से वो क्योंकि ऑयल उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो वो दिया कम जलता है. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सिस्टर्न टैंक है, उसमें वाटर है, वाटर के अंदर हम ब्रिक्स एब्जॉर्ब कर देते हैं. जिनके घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही होंगी उन्होंने भी ये देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन से पहले भी ब्रिक्स को जो है वो डिप करके रखते हैं. तो अगेन यही रीजन है, क्योंकि ब्रिक्स भी उसी तरह से मिट्टी से बनी होती हैं तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. तो उनको क्या करते हैं कि जब भी यूज करना होता है कंस्ट्रक्शन में, उससे पहले वाटर में डिप करके रखते हैं. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सिस्टर्न टैंक में जो ब्रिक्स हैं उनको डिप करके रखा गया और ब्रिक जो है वो अपने वॉल्यूम का 1/17 पार्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करती हैं. जितना ब्रिक का अपना वॉल्यूम है उसका 1/17 जो है वो ब्रिक एब्जॉर्ब कर लेती है. तो हमें ये बताना है कि कितनी जो ब्रिक्स हैं वो टैंक में
हम डाल सकते हैं कि टैंक का जो लेवल है वो टैंक में जो वाटर का लेवल है वो बिल्कुल ऊपर तक आ जाए बट ओवरफ्लो ना हो. सो लेट अस रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में वी आर गिवन अ सिस्टर्न internally measuring 150 centimeter by 120 centimeter by 110 centimeter has 12 lakhs 9600 centimeter cube of water in it. 1 lakh 29,600 centimeter cube of water in it. Porous bricks are placed in the water until the cistern is full to the brim. Each brick absorbs 1/17 of its own volume of water. पहले इतनी स्टेटमेंट आई विल एक्सप्लेन. हमें गिवन है कि सिस्टर्न टैंक की डायमेंशंस गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 110 सेंटीमीटर्स. इसमें जो हमें गिवन है वाटर जो ऑलरेडी अवेलेबल है दैट इज 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब. इतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है. पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टर्न इज फुल टू द ब्रिम. अब आपको पता है जब वाटर में आप कोई भी सॉलिड चीज जो है डालते हो तो वाटर का लेवल जो है वो रेज करना शुरू कर देता है. तो पोरस ब्रिक्स हम इसमें तब तक डालते जाते हैं जब तक कि सिस्टर्न जो है वो पूरा ऊपर तक फिल नहीं हो जाता. ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स 1/17 ऑफ इट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ वाटर. हर ब्रिक जो है वो 1/17 जितना ब्रिक का वॉल्यूम है उसका 1/17 वाटर एब्जॉर्ब कर रही है. हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर, कि वाटर ओवरफ्लो ना हो, हम कितनी ब्रिक्स उसमें डाल सकते हैं. each brick being 22.5 centimeter by 7.5 centimeter by 6.5 centimeter. ये हमें डायमेंशंस गिवन है ब्रिक की. नॉर्मली हम क्या करते थे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स या नंबर ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट हम निकालने के लिए जो वॉल्यूम होता था जिसके अंदर हम डाल रहे हैं, जैसे यहाँ सिस्टर्न टैंक में डाल रहे हैं तो सिस्टर्न टैंक का वॉल्यूम हम ले लेंगे डिवाइडेड बाय हम क्या करते थे जितना एक ब्रिक का वॉल्यूम होता था. बट इस केस में क्या है, इस केस में क्योंकि जो ब्रिक है वो वाटर एब्जॉर्ब भी कर रही है तो जितना उसमें ऑलरेडी सिस्टर्न टैंक में वाटर था उसका कुछ अमाउंट 1/17 ऑफ ब्रिक के वॉल्यूम का अमाउंट जो है दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रिक. तो ब्रिक जितना पानी एब्जॉर्ब करती जाएगी उतना जो है वाटर में टैंक में वाटर का लेवल जो है वो कम होता जाएगा. सो लेट दिस बी द सिस्टर्न टैंक. इसकी हमें डायमेंशंस गिवन है तो क्यूबॉइडल शेप हो जाएगी इसकी. So the dimensions given to us are 150 by 120 by 110. इसमें अगेन हमने क्यूबॉइडल शेप्ड ब्रिक डालनी है जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है 22.5 by 7.5 by 6.5. Unit for all these are same as centimeters. Now सबसे पहला काम, अच्छा एक चीज और हमें इसमें गिवन है दैट द सिस्टर्न इज having 1,29,600 centimeter cube of water in it. It means it is already filled with some water. So this is your question number 3. जो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन. हमें डायमेंशंस गिवन है सो इसको हम अलग अलग ना लिख के इकट्ठे लिख लेते हैं. डायमेंशंस ऑफ सिस्टर्न आर 150 by 120 by 110. तो इट मीन्स वी कैन कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम. तो हम इसका वॉल्यूम जो है कैलकुलेट कर लेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न इज इक्वल टू, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे so this will be equal to 19,80,000 सेंटीमीटर क्यूब. उसके बाद हमें अब गिवन है कि वाटर कितना है इसके अंदर. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक
that is given to be 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जो ब्रिक्स ने स्पेस ऑक्यूपाई करना है वो कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई करना है, जो ऊपर एम्प्टी है। तो इट मीन्स हमें फ्री स्पेस हम निकाल सकते हैं, जितना टैंक का वॉल्यूम है उसमें से जितना उसमें पानी है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द फ्री स्पेस इन द सिस्टर्न। तो हम यहाँ पे ले लेंगे कि फ्री स्पेस या वॉल्यूम, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। सो वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न विच इज नॉट फिल्ड विद वाटर, क्योंकि ये जो नॉट फिल्ड विद वाटर स्पेस है that will be taken by the bricks. So this is equal to 19,80,000 minus 1,29,600. So you will get the result as 18,50,400. Again, this will be centimeter cube. Calculations you can check yourself. So this will be 18,50,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने निकाल लिया कि इतना जो है वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न वो एम्प्टी है, इट मीन्स दिस इज नॉट फिल्ड विद वाटर। अब इसमें हमने डालनी है ब्रिक्स। ब्रिक्स की डायमेंशंस हमें गिवन है, तो वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। सो डायमेंशंस ऑफ ब्रिक आर गिवन टू अस। These are 22.5 by 7.5 by 6.5 centimeters. So volume of brick will be equal to 22.5 multiplied by 7.5 multiplied by 6.5, that is equal to 1,096.875 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे, आई एम जस्ट डायरेक्टली राइटिंग डाउन द आंसर। 1,096.875 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमें क्या गिवन है कि जो एक ब्रिक है वो अपने वॉल्यूम का 1/17 पोर्शन जो है वो उतना वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। So volume of water absorbed by one brick. Volume of water absorbed by one brick. That is equal to 1/17 of volume of one brick. So that is 1/17 into 1,096.875। इसको हम ऐसे ही फ्रैक्शन में ही ले लेंगे, 1,096.875 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन इट्स यूनिट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें नहीं पता कि कितनी ब्रिक्स हम इसमें डाल रहे हैं, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि हमने इसमें n ब्रिक्स डालनी है। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्टली जो है वो डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों डिवाइड नहीं करेंगे? क्योंकि जब मैंने इसमें कुछ ब्रिक्स डाल दी, सपोज ये मैंने इसमें ब्रिक्स कुछ डाल दी, क्यूबॉइडल शेप है इनकी, तो जैसे जैसे इनमें हम ब्रिक्स डालते जाएंगे, ब्रिक्स वाटर एब्जॉर्ब करती जाएंगी, तो जितना पहले उसमें वाटर का लेवल था, वाटर लेवल उससे थोड़ा सा कम होता जाएगा। नो डाउट कि जब आप ब्रिक डाल रहे हो वाटर लेवल बढ़ेगा भी, बट जितना वो बढ़ेगा, जब ये वाटर एब्जॉर्ब करते जाएंगे तो उतना स्पेस अगेन एम्प्टी होता जाएगा। तो जितना ये वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं ब्रिक्स जो हैं आपकी, उतने जो इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया, उतने जो स्पेस एम्प्टी हो रहा है वहां पे हम फर्दर और ब्रिक्स डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें अब देखो क्या करना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि कितनी ब्रिक्स हैं, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि वॉल्यूम जो है, मतलब जो इसमें ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने डाली है वो n डालनी है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, पहले हमें जो वॉल्यूम ऑफ हमें गिवन है, जितना भी फ्री स्पेस गिवन है, उस वॉल्यूम में
हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है 1 ब्रिक एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट आई एम जस्ट डिलीटिंग इरेजिंग दिस। Those who want to take the screenshot, they can take. अब हम ये assume करेंगे, let the number of bricks used is equal to n. Let number of bricks dropped लिख लो बेशक आप यहाँ पे, dropped in cistern is equal to n. अब एक ब्रिक कितना जो है एज्यूम कर रही है, here you are having upon में 17. So 1 brick जो वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर रही है that is equal to 1096.875 by 17. So volume of bricks, volume of water absorbed by n bricks will be equal to 1 brick के वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब को आप मल्टीप्लाई कर दोगे n से। सो दिस इज द वॉल्यूम, जितना n वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना n ब्रिक्स जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। अब स्पेस जो है n ब्रिक्स ने कितना ऑक्यूपाई करना है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय n ब्रिक्स। ये ध्यान से समझना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा बट ध्यान से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n ब्रिक्स है दैट इज इक्वल टू द free space in the cistern plus volume of water absorbed by n bricks. So volume of, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम लिख रहे हैं किसकी, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं n ब्रिक्स की। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय n ब्रिक्स या अगर आपको इस तरीके से कंफ्यूजिंग लगता है तो आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक में से वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय 1 ब्रिक जो है वो माइनस कर लो। उससे क्या होगा, आपके पास वो स्पेस आ जाएगा जितना 1 ब्रिक ऑक्यूपाई कर रही है। सो पहले मैं इस मेथड से करवा देती हूँ, फिर उससे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय n ब्रिक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ free space in this cistern plus volume of water absorbed by n bricks. वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस, या सीधा आप फ्री स्पेस भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन सिस्टर्न प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय n bricks. So volume of space occupied by n bricks, that will be equal to n multiplied by volume of 1 brick. This is equal to volume of free space. Free space हमें कितना given था, 18,50,400 प्लस यहाँ पे n टाइम्स ये वाला ले लेंगे हम, 1 ब्रिक का था, n ब्रिक्स का ये था। So volume of water absorbed by n bricks is n multiplied by 1096.875 upon 17. n वाली टर्म्स आप दोनों एक तरफ करोगे, मैंने यहाँ पे n कॉमन ले लिया, दोनों n वाली टर्म्स हमने एक तरफ करके n कॉमन ले लिया। This is equal to 18,50,400. When you will simplify this, what you will get? आपके पास n की जो वैल्यू है वो 1792.4102 आएगी। Calculations you will do yourself. So जो ब्रिक्स हैं वो हमने डेसिमल में नहीं लेनी है, क्योंकि अगर हम डेसिमल्स में इसको ले रहे हैं तो हमें ब्रिक तोड़ के डालनी पड़ेगी।
सो वो हमने नहीं करना है। सो n की वैल्यू जो है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1792। तो इट मीन्स 1792 bricks can be put in the cistern. अगर आप इस तरीके से, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द अदर मेथड ऑल्सो। यहाँ तक आपने सेम करना है, यहाँ से आपका वो चेंज होगा। ये यहाँ तक आ गया आपके पास कि वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 ब्रिक ने कितना एब्जॉर्ब किया है। सो उसके लिए अब हम क्या लेके चलेंगे, ये पार्ट आप नहीं करोगे। अगर n वाला आप नहीं यूज करना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हो, तो ये जो पार्ट था वो आपने नहीं करना है। उसकी बजाय आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 ब्रिक, ऑक्यूपाइड बाय 1 ब्रिक। देखो अब एक ब्रिक कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जो है उसने 1096.875 उसका अपना वॉल्यूम है, और उसमें से उसने क्या किया, 1096.875 का जो 17th पार्ट था वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि 1096.875 माइनस जितना उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। सो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 1032.353। अब इतना वॉल्यूम ऑफ स्पेस जो है 1 ब्रिक ऑक्यूपाई कर रही है। हमें क्या निकालना है, वी आर टू फाइंड आउट कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने यूज होंगे। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी इक्वल टू टोटल जो फ्री स्पेस है आपका, वॉल्यूम ऑफ free space in tank divided by volume of space occupied by 1 brick. So that will be equal to जो हमारे पास free space था that was 18,50,400 divided by 1032.353. That will again come out to be 1792.4102. सेम वैल्यू आएगी आपकी, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1792 bricks. Number of bricks that can be put in the cistern tank is 1792. दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे यू कैन गो फॉर दैट मेथड। बस आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर वो एब्सॉर्ब कर रही है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिक में डालने पे ये जो एम्प्टी स्पेस था वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है उसने, ब्रिक ने कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्सॉर्ब किया है, 1/17 ऑफ 1096.875। तो जितना वो स्पेस बढ़ रहा है वो ऑलरेडी हमने जो ब्रिक का वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर देना है। तो फिर आपके ये दोनों फ्री स्पेसेस जो हैं, यानी कि इतना स्पेस एक ब्रिक ऑक्यूपाई कर रही है और इतना फ्री स्पेस था, दोनों को आप डिवाइड कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। दोनों में से जो मेथड आपको इसके कैलकुलेशन के बाद, एक पहले वाला जो मेथड मैंने बताया था या ये मेथड बताया है, दोनों में से किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बच्चे हमें गिवन है, इन 1 fortnight ऑफ अ गिवन मंथ देयर वाज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ रिवर वैली। एक रिवर वैली में एक फोर्टनाइट में जो है रेनफॉल हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर होता है। देन वी आर गिवन द एरिया ऑफ द वैली एज 7200 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है 7280 किलोमीटर स्क्वायर। यूनिट्स डिफरेंट हैं तो पहले हमें कन्वर्शंस करनी पड़ेंगी। शो दैट द, ये चीज हमें गिवन है, हमें क्या शो करना है, that the total rainfall was approximately equivalent to the addition to the normal water of 3 rivers, each 1072 kilometer long, 75 meter wide and 3 meter deep. यहाँ हमें गिवन है कि 3 रिवर्स हैं जिनकी डायमेंशंस सेम हैं। इन तीनों रिवर्स में अगर हम फोर्टनाइट का लेके चलें कि फोर्टनाइट का जितना वाटर इनका ऐड हुआ है
उतने वाटर को ऐड करने के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रिवर है हमें शो करना है कि दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट, कि जितना पहले था उसके इक्विवेलेंट है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स निकाल लेंगे। हमें तीनों रिवर्स की डायमेंशंस गिवन है, 1072 किलोमीटर लॉन्ग है, 75 मीटर वाइड है एंड 3 मीटर डीप है। तो इन तीनों को वॉल्यूम निकालोगे, कि वॉइडल शेप अगेन हो जाएगी आपकी, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि 3 रिवर्स हैं तो 3 से फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। आफ्टर दैट हमें एरिया ऑफ वैली गिवन है 7280, और जो वाटर लेवल है कितने रेनफॉल हुई है उसमें 10 सेंटीमीटर। तो अगेन एरिया इंटू हाइट करोगे तो यू विल गेट द वॉल्यूम फ्रॉम देयर एंड देन वी विल कंपेयर द जो वैल्यूज आपकी आई हैं। सो लेट्स सिंप्लीफाई। फोर्टनाइट यहाँ पे जो गिवन है उसमें हमने नहीं लेना है कुछ भी, क्योंकि अगेन वो कंफ्यूजन रहती है। कुछ कहते हैं कि 14 डेज का फोर्टनाइट है, कुछ बुक्स में आपको 15 डेज का मिलेगा। तो हमने फोर्टनाइट नहीं लिया है, 14 या 15 से आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने सिंगल के हिसाब से उसको कंपेयर कर दिया है। आपको पता है, अगर सपोज मेरे पास दो नंबर्स हैं 27 एंड 39, 27 मुझे पता है दैट इज लेस देन 39, तो दोनों तरफ अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी तो अगेन इनके जो सिंबल है वो चेंज नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर मैंने 29 और 29 लिया, दोनों इक्वल हैं, तो इनको अगेन 14 या 15 किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो इक्वलेंट ही रहेंगे आपके। सो इसलिए हमने जो फोर्टनाइट है उसको डेज में कन्वर्ट नहीं करना है, वी विल डायरेक्टली टेक। सो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स निकाल लेते हैं। वी आर गिवन द डायमेंशंस ऑफ द रिवर, गिवन 1072 किलोमीटर लॉन्ग, then 75 meter wide, width given है 75, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एंड देन हमें हाइट गिवन है 3 मीटर। सो फर्स्ट किलोमीटर है, इसको भी हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर से किलोमीटर छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, सो वी विल डिवाइड इट। सो दिस इज 3/1000 किलोमीटर। अब हमारे पास ये सभी डायमेंशंस आ गई हैं। नाउ वी आर टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ हमें 3 रिवर्स निकालना है तो हम 3 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स is equal to 3 multiplied by volume of 1 river. So this is 3 into 1072 into 75 by 1000 into 3 by 1000 kilometer cube. So when you will simplify this, you will get the answer as 0.7236 kilometer cube. 0.7236 किलोमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल हमें निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द वैली मल्टीप्लाइड बाय जितना हमें हाइट ऑफ रेनफॉल गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल is equal to area of valley multiplied by height of rainfall. So यहाँ पे हम पहले मेंशन कर देंगे एरिया ऑफ वैली हमें गिवन है, that is 7280 and height of rainfall that is 10 centimeters. So 10 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट किया तो बाय 100 कर दिया, देन किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो बाय 1000 कर दिया। सो दिस इज 10/1 लाख किलोमीटर। सो हमारे पास हाइट ऑफ रेनफॉल है, वी आर हैविंग द एरिया, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7280 मल्टीप्लाइड बाय 10/1 lakhs
2 zeros इसकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, यू विल बी लेफ्ट विथ 0.728 किलोमीटर क्यूब. Now this is 0.723, this is 0.728, so these are approximately equivalent. So you will write down in the end, let them name as 1 and 2. So you can write down over here in the end from 1 and 2. We can clearly see the additional water in the 3 rivers is approximately equivalent to the rainfall. So water in additional water in the 3 rivers is approximately equivalent to the rainfall. ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, शो करना था आपने. टोटल रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वलेंट टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ द 3 rivers. तो सेम चीज आप यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे. So this was your question number 4. With this, our chapter surface area and volume is complete, because question number 5, 6 and 7 are again based on the frustum, and that one is deleted from the syllabus by the CBSE side for this year. So questions based on these types only we will do. 0.728 kilometer cube and 0.7236 kilometer cube, this you know is approximately equal. Now yesterday I have sent you the message that we will do the case studies. So let's discuss the case studies. I hope you will be having the statements with you. First case study जो है that is of sunroom. Sunroom हमें given है. इसमें क्या कहा गया है हमें? The diagram show the plans for a sunroom. It will be built onto the wall of a house. हमें एक फिगर गिवन है सनरूम की. केस स्टडी में बेटे आपको कुछ ना कुछ जो है बीच में एक थीम गिवन होगा, किसी पे भी बेस्ड हो सकता है. दैट जो आपका कंसेप्ट होगा वो सारा जितना हमने किए हैं अभी उन पे बेस्ड होगा. जैसे इसमें जो आपके कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो कौन से चैप्टर के हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ग्राफ से भी रिलेटेड हैं कुछ काफी कुछ. वो हमें सनरूम गिवन है जिनके डायग्राम्स जो हैं वो प्लान्स दिखा रहे हैं सनरूम के लिए. ये एक हाउस की वॉल पे बिल्ड किया जाएगा. 4 वॉल्स ऑफ द सनरूम आर स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल्स. जो इसके 4 वॉल्स हैं, देखो ये हमें गिवन है यहाँ पे. इसकी ये जो 4 वॉल्स हैं दिस, ये स्क्वायर पैनल्स हैं, स्क्वायर शेप में ये आपको गिवन है. आई होप द फिगर इज क्लियर. अदरवाइज आई हैव सेंट यू द this file also, you can open that file also, you can see from there also. ये 4 हमें जो है स्क्वायर पैनल्स इसके गिवन है. इसके बाद उसने क्या कहा कि द टॉप इज द रूफ इज मेड यूजिंग. रूफ जो है इसकी वो किस तरीके से बनाई गई है? 4 क्लियर ग्लास पैनल्स ट्रेपीजियम इन शेप ऑल ऑफ द सेम साइज. ये जो है ये 4 ट्रेपीजियम्स हैं जिनके साइजेस जो हैं सभी वो क्या है? सेम है. Then 1 tinted glass panel half a regular octagon in the shape. ये देखो ये 1 2 3 4 ये जो है आपको गिवन है हाफ ऑफ एन ऑक्टागन. तो ये उसका जो है गिवन है. ये सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि रूफ जो है वो इस तरीके से बनी है, जो वॉल है वो स्क्वायर्स उसमें बने गए हैं. अब क्वेश्चंस देखो हमें क्या है? रेफर टू द टॉप व्यू. ये वाला जो आपका व्यू है, आई एम जस्ट मेकिंग इट ऑन द बोर्ड ऑल्सो. This is A, B, C, D. This is E, F, G, H, I and J. Somewhat like this ये फिगर हमें गिवन है यहाँ पे. अब इसमें क्या कहा है? रेफर टू द टॉप व्यू. ये मैंने टॉप व्यू यहाँ पे बना दिया है इसका. दिस इज योर केस स्टडी.
This was given in the sample paper that I have sent you yesterday. Earlier also I have sent you the same one. So first हमें given है refer to the top view कि top view को देखते हुए find the midpoint of the segment line segment joining the points J and I. This is GHI. This one is I. हमें इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट निकालना है. दिस इज योर पॉइंट जे, दिस इज योर पॉइंट ए. तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो आपकी है उसका मिड पॉइंट निकालना है इस लाइन सेगमेंट का. हमें जे के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है 6,17 एंड आई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर गिवन टू बी 9,16. These are the coordinates given to us. J के और I के coordinates given है. We are to find the midpoint of the segment joining these two points. अब आपको midpoint का formula पता है. For midpoint, what you are to do? अगर इसको मैंने x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 लिया है. So for midpoint, what we used to do? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. अब मेरे पास x1 6 है, x2 9 है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे. सो दिस इज 6 plus 9 by 2 and 17 plus 16, y1 plus y2 by 2. So x1 plus x2 by 2 is 15 by 2 and this is 33 by 2. So this was your first part. Rest of the parts we will do tomorrow as the bell has gone. Meeting is over. Have a nice day. Take care.